गरीब अंडे वाली एक गांव में रतन नाम का व्यक्ति अपने पत्नी आरती के साथ रहा करता था। रतन गांव में बने हुए संपत के ढाबे पे काम करता था। संपत, अरे रतन, ओए रतन, अरे कहाँ मर गया रे तू? क्या कान में तेल डाल कर बैठा है जो तुझे मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही? संपत की आवाज सुनकर रतन दौड़ता हुआ आया और बोला, जी मालिक, क्या हुआ? संपत, अरे क्या हुआ? अरे ग्राहक कितनी देर से तुझे आवाज लगा रहे हैं, क्या तुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही? रतन, मैं ग्राहकों के ऑर्डर पर ही खाना लेने रसोई में गया था मालिक। संपत, वो तो मुझे भी दिख रहा है। अरे ना जाने कितनी देर से तू रसोई घर में कान बंद किए हुए खड़ा है। अगर ऐसे ही हाल रहा तो मेरा ढाबा बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, बता रहा हूँ। रतन, ऐसा नहीं होगा मालिक। संपत, हाँ हाँ, अब ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, जा जल्दी से काम पर लग जा, चल जा। संपत की बात सुनकर रतन अपने काम में मेहनत से जुट गया। शाम को रतन जल्दी से अपने घर चला गया। रतन, जल्दी से खाना लगा दो। आरती, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। आरती, अजी इतनी जल्दी क्या है, पहले हाथ मुंह तो धो लीजिए। रतन, हाथ मुंह मैं ढाबे पर धोकर आया हूँ, तुम खाना लगा दो। रतन के कहने पर आरती ने उसे खाना लगा दिया। रतन खाना खाने लगा। आरती, आप तो ढाबे पर काम करते हैं और कभी कभी ढाबे का मालिक आपसे देर रात तक काम करवाता है, क्या भूख लगने पर वो आपको 2 रोटी नहीं खिला सकता? रतन, तुम नहीं जानती आरती, ढाबे का मालिक संपत बहुत ही कंजूस स्वभाव का है। अच्छा सुनो, कल मुझे ढाबे पर जल्दी जाना है। आरती, क्यों, कल ऐसा क्या है? रतन, संपत जी कल मुझे शहर में किसी काम से भेजने वाले हैं। आरती, आखिर वो आपको ही काम से शहर क्यों भेजते हैं, वो खुद क्यों नहीं चले जाते? रतन, मैं उनके ढाबे पर काम करता हूँ आरती, इसलिए मुझे उनका कहना मानना ही पड़ेगा। आरती, वैसे किस काम से भेज रहे हैं वो आपको? रतन, यह तो उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया। आरती, ठीक है, लेकिन आप उस कबाड़ ट्रक में मत जाइएगा। पिछली बार जब आप उस ट्रक से गए थे तो दिन भर मेरा दिल बेचैन रहा था। आरती की बात सुनकर रतन मुस्कुरा दिया। अगले दिन रतन ढाबे पर चला गया। संपत, रतन तुम ट्रक चलाना तो जानते ही हो? रतन, हाँ हाँ मालिक, मैं ड्राइविंग करना जानता हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? संपत, तुम्हें जो इस ट्रक को शहर पहुँचाना है। रतन, लेकिन मालिक, ट्रक ड्राइवर कहाँ है? क्या आप मुझे इसलिए शहर भेज रहे हैं? संपत, हाँ, तुझे ट्रक को शहर में पहुँचाना है, इसकी रिपेयरिंग होनी है, तुम्हें ड्राइवर शहर में मिल जाएगा। रतन, लेकिन मालिक, यह ट्रक बहुत ही खराब हो चुका है। मेरी पत्नी ने मुझे मना भी किया है कि इस ट्रक से शहर जाने के लिए, और आप इसी ट्रक में मुझे ड्राइविंग करने को बोल रहे हैं। संपत, देखो रतन, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हें मेरे और भी काम करने होंगे। अगर तुम ये ट्रक शहर नहीं पहुंचाना चाहते तो फिर तुम अभी इसी वक्त नौकरी छोड़कर जा सकते हो। संपत की बात सुनकर रतन मजबूरी में ट्रक लेकर वहां से चला गया। ट्रक कुछ दूर ही चला था कि अचानक उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। रतन की उसी समय मौत हो गई। शाम तक रतन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरती रोते हुए रतन के तस्वीर देखकर बोली, आरती, मैंने आपको मना किया था उस ट्रक से जाने के लिए। काश आप मेरी बात मान जाते और आज आप जीवित होते। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में आखिर कौन है? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद गांव का मुखिया आरती के घर पर आकर बोला, मुखिया, आखिर ऐसे कब तक घर में खुद को बंद रखोगी? आरती, अब मेरे पास इसके अलावा और चारा भी क्या है? मुखिया जी, मेरी तो दुनिया लुट गई। मुखिया, अब होनी को कौन टाल सकता है आरती, जो होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या करने का इरादा है? आरती, यही सोच सोच कर मैं बुरी तरह से परेशान हूँ कि अब क्या होगा, घर का राशन भी खत्म होने को है। मुखिया, रतन तो बेचारा संपत के ढाबे पर काम किया करता था। आखिर तुम कहो तो मैं संपत से तुम्हारे काम की बात कर लेता हूँ, तुम उसके ढाबे पर काम कर सकती हो। आरती, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना मुखिया जी,
उसकी वजह से ही मेरे पति की जान गई है। मुखिया, तो फिर तुम क्या करोगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दूसरे विवाह की बात गाँव में किसी से चला कर देखूँ क्या? आरती, मुखिया जी, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूँगी। मैं अपना पूरा जीवन रतन की याद में बिता सकती हूँ। मुखिया, तुम्हारे परिवार में भी अब कोई नहीं है आरती, तो फिर तुम क्या करोगी? अब ये जीवन कैसे काटोगी? आरती, रतन अक्सर मुझसे अपना खुद का ढाबा खोलने की बात किया करते थे। मैं उनके सपने को पूरा करूँगी। मुखिया, आरती, ढाबा खोलने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आरती, आप तो गाँव के मुखिया हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मुखिया आरती की बात सुनकर गहरी सोच में डूबते हुए बोला, मुखिया, आरती, मेरे पास तो इतना धन नहीं है जो मैं तुम्हें उधार दे सकूं, लेकिन एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो मेरे साथ। मुखिया आरती को जमींदार की हवेली के अंदर ले गया। आरती, मुखिया जी, ये तो जमींदार की हवेली है। क्या जमींदार मुझे पैसे उधार दे सकता है? मुखिया, जमींदार मेरी बात कभी नहीं टालता आरती। तभी वहाँ जमींदार आ गया। जमींदार, तुम्हारे पति की मौत का मुझे बहुत अफसोस है आरती। कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुखिया, आरती अपने पति का सपना साकार करना चाहती है। इसका पति एक ढाबा खोलना चाहता था। जमींदार समझ गया और ढाबा खोलने के लिए इसके पास धन नहीं है, लेकिन मैं आरती को धन देने के लिए तैयार हूँ और मैं उससे कोई ब्याज भी नहीं लूँगा। लेकिन क्या गारंटी है कि आरती जो ढाबा खोलेगी तो ढाबा चलेगा? अगर कुछ नुकसान हो गया तो? आरती, आप चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा ढाबा एक दिन ज़रूर चलेगा। जमींदार ने आरती को ढाबा खोलने के लिए कुछ रुपए पकड़ाते हुए कहा, गांव में मेरी एक ज़मीन पड़ी हुई है जो कि खाली है। तुम अपना ढाबा चाहो तो वहाँ खोल सकती हो। आरती, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। आरती मुखिया के साथ वहाँ से चली गई और ढाबा बनाने में जी जान से जुट गई। कुछ ही दिनों में आरती का ढाबा बनकर तैयार हो गया। मुखिया, अरे वाह आरती, ढाबा तो तुमने वाकई बहुत सुंदर बनाया है और भोजन में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ देर में वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। मुखिया, अब जल्दी से ग्राहकों को भोजन परोसो। मुझे लगता है कि तुम्हारा ढाबा कुछ ही दिनों में संपत्ति से भी आगे निकल जाएगा। आरती ने खुशी खुशी ग्राहकों को खाना परोसा, मगर जैसे ही ग्राहकों ने खाना खाया वो सब उल्टियां करने लगे। एक ग्राहक क्रोधित होते हुए आरती से बोला, ग्राहक, अरे आखिर तुमने खाने में क्या मिलाया है? आरती, मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया। ग्राहक, झूठ बोलती हो, हमें इतना बेकार खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो। हम तुम्हारे ढाबे की बुराई सारे गांव में करेंगे। हाँ। सारे ग्राहक वहां से क्रोधित होकर चले गए और पूरे गांव में उन्होंने आरती का बदनाम कर दिया। आरती का ढाबा चलने से पहले ही बंद हो गया। आरती अपने घर में बैठी हुई आंसू बहा रही थी कि तभी जमींदार वहां आ गया। जमींदार, आरती, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आरती, लेकिन जमींदार साहब, आप तो जानते हैं ढाबा चलने से पहले ही बंद हो गया। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगी। जमींदार, नहीं आरती, मैं अब तुम्हें और समय नहीं दे सकता। आरती, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। जमींदार, तो क्या हुआ, तुम्हारे ये हाईवे पर बना हुआ घर तो है, अगर पैसे नहीं हैं तो ये घर मुझे दे दो। आरती, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप इस घर को ले लेंगे तो मैं कहाँ रहूँगी? जमींदार, आरती, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ से सीधी तरह से निकल जाओ या फिर सोच लो, अगर तुम्हें अपमानित तो होकर ही निकलना है तो फिर तुम्हारी मर्जी। आरती रोती और गिड़गिड़ाती रही, मगर जमींदार का दिल नहीं पसीजा। आरती भूखी प्यासी अपने गांव से थोड़ी दूर हाईवे के पास पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उसका पति अक्सर उसके साथ बैठा रहता था। आरती पेड़ के ओर देख कर बोली, आरती, तुम ये सोच रहे होगे कि आज मैं अकेली कैसे? तुम्हें पता नहीं मेरे पति आज इस दुनिया में नहीं है और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। तभी आरती ने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। इसमें एक अंडा रखा हुआ था और एक चील उस पर बार बार मंडरा रही थी।
आरती, मेरा घर तो जमींदार ने मुझसे छीन लिया, मगर मैं इस बेचारी चिड़िया का घोंसला नहीं तोड़ने दूंगी और ना ही इसके अंडे को। आरती ने वहां से एक अंडा उठाया और चील को भगा दिया। अचानक एक चिड़िया आरती के सामने आकर बैठकर एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। आरती, कौन हो तुम? लड़की, मैं पक्षियों की रानी हूँ। तुमने इस अंडे को बचाकर इंसानियत का सबूत दिया है। इसके बदले में तुम जो चाहे मांग सकती हो। आरती, क्या तुम मेरे पति को दोबारा जीवित कर सकती हो? लड़की, नहीं, इस संसार से जो एक बार चला जाता है फिर वो वापस नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारा वो सपना पूरा कर सकती हूँ जिसे पूरा करने में तुम्हारा घर तुमसे छिन गया। आरती, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? लड़की, मैं तो वो भी जानती हूँ आरती जो तुम नहीं जानती। समय आने पर तुम्हें पता लग जाएगा। इतना कहकर उस सुंदर लड़की ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, घोंसले से अंडा अपने आप उड़ता हुआ उस लड़की के हाथ में आ गया। लड़की, बदले में मुझसे उपहार में यह अंडा ले लो और यहाँ से कुछ दूर ले जाकर इस अंडे को तोड़ देना। तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। आरती, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? लड़की, जब तुम अपने पति के साथ इस पेड़ के नीचे बैठा करती थी, मैं चिड़िया बनकर तुम दोनों को देखती रहती थी। तुम्हारा पति कभी कभी अकेले में यहाँ आता था और वो पक्षियों से बहुत प्रेम करता था और उनकी मदद भी करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि तुम्हारे दिल भी तुम्हारे पति की तरह अच्छा और साफ है। इतना कहकर वो सुंदर लड़की वहां से गायब हो गई। आरती ने थोड़ा आगे जाकर वो अंडा तोड़ दिया, मगर जैसे ही उसने अंडा को तोड़ा, अचानक एक तेज धमाके के साथ वहां पर एक अंडे के आकार का बहुत ही सुंदर ढाबा बन गया। आरती, ये तो सच में चमत्कार है। ये तो बहुत ही सुंदर और अंडे के आकार का ढाबा है। आरती उस ढाबे के अंदर चली गई। ढाबे के अंदर बहुत सारा राशन भरा हुआ था और भोजन पका हुआ रखा था। वो ढाबा अंदर से आधुनिक सामानों से लैस था। उस ढाबे के ऊपर एक बहुत सुंदर कमरा भी बना हुआ था। आरती फटी फटी आंखों से उस ढाबे को देख रही थी कि तभी एक कार वहां आकर रुकी और एक व्यक्ति बाहर निकलकर आरती से बोला। व्यक्ति, अरे भाई, इस तरह के ढाबे तो मैंने अमेरिका और जापान में भी नहीं देखे। ये किसका ढाबा है? आरती, ये मेरा ढाबा है। व्यक्ति, ऊपर बोर्ड में तो रतन का ढाबा लिखा हुआ है। आरती ने जैसे ही नजर दौड़ाई तो ढाबे के ऊपर रतन का ढाबा लिखा हुआ था। आरती की आंखों में आंसू आ गए। आरती, रतन मेरे पति थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। व्यक्ति, जो भी हो, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। इतना बोलकर वो व्यक्ति ढाबे के अंदर चला गया और आरती ने उसे खाना परोसा। खाना खाकर वो व्यक्ति उंगलियां चाटते हुए बोला। व्यक्ति, खाना तो मैंने बहुत सारे खाए हैं, लेकिन इतना लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया। शायद मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ का एसपी हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे का इश्तेहार अखबारों और टीवी में जरूर दूंगा। आखिर लोगों को पता लगे कि हमारे इंडिया में भी जापान जैसे ढाबे बने हुए हैं। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना। इतना कहकर वो व्यक्ति अपना कार्ड देकर वहां से चला गया। अगले दिन से आरती के ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लगने लगी और आरती के पास पैसा बरसने लगा। अब संपत के ढाबे पर सन्नाटा छाया रहता था। संपत क्रोधित होकर मुखिया के पास जाकर बोला। संपत, मुखिया जी, आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेरे ढाबे पर कुत्ते लौट रहे हैं। मुखिया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? संपत, ज़्यादा बातें मत बनाइए। मुखिया जी, जल्दी से कुछ कीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारे और जमींदार की पोल सारे के सामने खोल दूंगा। मुखिया, मेरे सामने ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। संपत, बता रहा हूँ, मत भूल कि तू भी फंस जाएगा। तूने जानबूझकर रतन को उस बेकार ट्रक को शहर ले जाने के लिए कहा और उस बेचारे की मौत हो गई। तू पहले से जानता था कि उस ट्रक में ब्रेक नहीं है। हाँ संपत, पर ऐसा करने के लिए मुझे किसने कहा था? तुमने मुखिया जी, तुमने। और तो और तुमने मुझसे वादा किया था कि आरती का मकान बेचने के बाद तुम मुझे कुछ हिस्सा दोगे। वो हिस्सा भी
अभी तक मेरे पास नहीं आया। मुखिया, ज़्यादा बातें मत बना। संपत, तू कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, समझा। जब से तुझे पता लगा है कि रतन गांव में खुद का ढाबा खोलने की सोच रहा था, तो तभी से उसे अपने रास्ते से हटाने की सोच रहा था। और वैसे भी तू क्या जाने राजनीति का होती है। अरे सारा का सारा झगड़ा आरती के मकान का ही था, जो हाईवे के पास बना हुआ था। मुझसे भी मेरे दोस्त जमींदार ने ऐसा सब कुछ करने के लिए कहा था। मेरे पास भी अभी मेरा हिस्सा नहीं आया, समझे। तभी वहां पर जमींदार आ गया और उन दोनों से बोला, संपत, तुम्हारा ढाबा क्या चलना बंद हुआ? तुम अपनी औकात पर उतर आए। मुखिया, जमींदार आरती के दिन अब बदल चुके हैं, समझे। उसका ढाबा पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। अगर कहीं आरती अपनी औकात पर उतर आई तो कभी सोचा है कि तुम्हारा और मेरा और संपत का क्या होगा? जमींदार, आज रात हम तीनों मिलकर आरती का गेम समाप्त कर देंगे और उसके अंडा ढाबे पर कब्जा भी कर लेंगे, समझे। रात के वक्त वो तीनों हथियारों से लैस होकर आरती के ढाबे के अंदर घुस गए। उन तीनों को देखकर आरती बुरी तरह से चौंक गई। आरती, तुम तीनों मेरे ढाबे में क्या कर रहे हो? संपत, तेरी वजह से मेरा ढाबा चलना बंद हो गया है। आरती, मेरी वजह से? ईश्वर सबको अपने अपने नसीब का देता है। संपत, अरे जब मुझे पता लगा था तेरा पति ढाबा खोलने के फिराक में है, तब मैंने ही उसे जानबूझकर उस खराब ट्रक में शहर भेजा था और उसके ब्रेक फेल कर दिए थे। जमींदार, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है आरती, तुम्हारे हाईवे पर बने हुए मकान पर मेरी बहुत टाइम से नज़र थी, तो हम तीनों ने मिलकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। तुम्हारे पति की मौत हो जाने के बाद मैंने ही मुखिया को तुम्हारे घर पर भेजा था। यहाँ तक कि तुम्हारे ढाबे पर जो ग्राहक तुम्हें गालियाँ बककर गए थे ना, वो कोई और ग्राहक नहीं थे बल्कि मेरे ही आदमी थे। मैं तुम्हारे मकान पर कब्जा करना चाहता था। आरती मुखिया की ओर देखकर बोली, आरती, मुखिया जी, आपसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपकी नज़र किस चीज़ पर थी? दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।